हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान ट्रेंडिंग। मैं हूं अरबाब जहांगीर। नाज़रीन, बलूचिस्तान में इस वक्त नून लीग की सूबाई हुकूमत को शदीद मुश्किलात का सामना है। 6 वजीरों और मुशीरों के इस्तीफे आ चुके हैं और महसूस ऐसा होता है कि आने वाले दिनों में ये तादाद और भी ज़्यादा हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ की जानिब से वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर साहब को फौरी तौर पर कोयटा पहुँचने की हिदायत की गई। वो इस वक्त कोयटा में मौजूद हैं और वहाँ की सियासी सूरत हाल से मुताल्लिक ही वो इस वक्त वहाँ पर मुलाकातें भी कर रहे हैं। अब ये मुलाकातें क्या रंग लाएंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मजीद इस्तीफे कब और कितनी बड़ी तादाद में आएंगे इससे मुताल्लिक हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सरफराज बुगटी साहब, साबिक वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान, मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सरफराज बुगटी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सरफराज बुगटी साहब, बताइएगा, वज़ीर आला पर अदम एतमाद की वजह क्या थी? बुनियादी क्या वजह थी सनाउल्लाह ज़हरी साहब पर आपके अदम एतमाद की? देखिए, मल्टी रीजन थी, लेकिन बुनियादी रीजन यही थी कि गवर्नेंस रोज बरोज पुअर होती जा रही थी और इलेक्शंस बड़े करीब थे। आपको पता है कि बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड पॉलिटिक्स है और उनकी तवज्जो जो थी वो क्वेटा की जा रही थी। बलूचिस्तान में उनकी जो रिहाइश थी वो कम हो रही थी। टोटल वो अपने टेन्योर में 76% बाहर रहे हैं और 24% बलूचिस्तान में रहे हैं। अच्छा, अगर आप इनके डेज काउंट करें तो दीज फैक्ट्स आर वेरी अलार्मिंग। पीपैक के हवाले से कोई तैयारी नहीं हो पा रही थी और फंड्स की गैर मुनसिफाना तकसीम थी। 30,000 के करीब हमारी नौकरियां वक़्त पड़ी थी जिनको फिल करने के लिए 12 काबीना ने कहा कि इनको फिल करें, लेकिन वो वैसी की वैसी ही रही। ठीक है, तो सरफराज बुगटी साहब, इस इशू से मुतालिक क्या उनसे डिस्कस किया गया था? ये मामलात उनके सामने रखे गए थे पहले? एक दफा नहीं जी, बहुत दफा काबीना की मीटिंग में रखे गए, बहुत दफा पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में रखे गए, लेकिन शायद उनको ये था कि और वो साथियों को संभाल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने कोई इस पर खातिर तवज्जो नहीं दी। तो जो विफाकी इस वक्त लेवल पर गवर्नमेंट है, उससे आपने बोला, जो पार्टी की विफाकी लीडरशिप है, वहां तक आपने अपनी शिकायत पहुंचाई? देखिए, वफाकी हुकूमत हमारे मोहतरम है सारे, लेकिन उनका फोकस बलूचिस्तान पे कम ही रहा है। अब आप अंदाजा लगा लें कि ना यहाँ पर कोई विजिट पे आता है, ना गम और खुशी में शरीक होता है, तो किससे बात करें, किससे फरियाद करें? अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस अदम एतमाद के मकासद क्या है? इन हाउस तब्दीली आप लोग लाना चाहते हैं या नई हुकूमत बनाना चाहते हैं? देखिए, इन हाउस तब्दीली हमारा मकसद है और ज़ाहिर है जो हमारा एक मुतालबा है कि वज़ीर आला साहब चेंज होंगे और हमारे ग्रुप में से कोई नया वज़ीर आला आएगा, वो अपनी हुकूमत तश्कील देगा। लेकिन सरफराज बुगटी साहब, क्या इतनी स्ट्रेंथ आपके पास है? आप दावा करते हैं कि 40 अरकान की हिमायत है आपके पास। क्या 40 अरकान काफ़ी है ये सब करने के लिए? जी बिल्कुल काफ़ी है, 33 चाहिए हमें। अच्छा, 33 अरकान की हिमायत आपके साथ है तो ये आप तब्दीली ला सकते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, 6 इस्तीफे तो अब तक आ चुके हैं। ये बताइएगा कि अब ये इस्तीफे मजीद कब आ रहे हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। बस कल का दिन है, इंशाल्लाह कल भी एक इस्तीफा आएगा और एक ही वजीर रह गया, वो इस्तीफा दे देगा कल। अच्छा, ये भी बताइए, काफली के जाफर मंदुखेल साहब भी इस वक्त उम्रे पर मौजूद हैं, वापसी पर उनके भी इस्तीफे की इत्तलात हैं कि वो भी इस्तीफा दे देंगे, उनकी भी हिमायत आपके साथ है? वो अपना इस्तीफा भिजवा चुके हैं। अच्छा, वहां से उनका इस्तीफा आ चुका है और मंजूर भी हो चुका है? मंजूर नहीं हुआ, अभी आ चुका है। अच्छा, कुछ दिन पहले भी आपने सोशल मीडिया पर एक पोल डाला था, गालिबन 1-2 दिन पहले, और किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने का मशवरा आपने आवाम से लिया था, तो आवाम ने क्या मशवरा दिया, आपने क्या सोचा, कुछ इस बारे में भी बताइएगा सर। देखिए, उसमें मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं ज्वाइन PMLN में हूँ और मैं PMLN में कंटिन्यू करूँ या कोई और जमात लूँ, बिकॉज कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि जैसे दीवार से लगाया जा रहा हो। विद इन नो टाइम हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं, मैं उनको पता नहीं एक्स कहूँ या मौजूदा कहूँ, फिलहाल तो मौजूदा ही हैं, उन्होंने हमारे साथियों की सिक्योरिटी हटा दी, गाड़ियाँ वापस कर दें, पोस्टिंग ट्रांसफर्स एक्सीएन से लेकर SPs और DCs, मैं हैरान हूँ ब्यूरोक्रेट्स गरीबों का क्या कसूर है, वो तो अपनी टेन्योर भी उन्होंने पूरा नहीं किया। सो मुझे तो फिक्र नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कबाइल है, वो मेरी हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन 2 हमारे ऐसे साथी भी हैं जो बड़े वनरेबल हैं, जो शिया कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। एक सैयद आगा रजा साहब हैं, सैयदा रुकैया हाशमी साहिबा हैं, जो बड़ी सीजन्ड पॉलिटिशियन है फॉर लास्ट मेनी ईयर्स 80 से, और फिर उनके हस्बैंड और उनके जो फादर इन लॉ हैं
वो 70 से बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स में एक्टिव है, उनके भी यहाँ पर गार्ड्स को हटा दिया गया। और कल कला खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी फिर हम किस पे डालें? अल्लाह ना करे जो कुछ हो तो जाहिर है उसकी जिम्मेदारी पर हुकूमत पे होगी। जब उनको इतना वनरेबल कर दिया कि उनके साथ कोई चाकू भी नहीं है तो उनका तो नुकसान हो सकता है। लश्करी जंगी को दावत दे दी गई उनको शहीद कर दे। सही। अच्छा, ये बताएगा कि जब से ये मामला शुरू हुआ किसी सियासी जमात ने आपको शमूलियत की पेशकश की अपनी जमात में? जी, मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दावत दी है और पीटीआई ने दावत दी है। अच्छा, इन दोनों जमातों ने दावत दी है, तो आपने क्या सोचा है कि इन दोनों जमातों में से किसी जमात को ज्वाइन करने का इरादा है आपका मुस्तकबिल में? नहीं, फिलहाल तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ और रहूंगा जब तक मुझे पार्टी खुद नहीं निकालेगी। अच्छा, मियां साहब की तरफ से भी और मरियम नवाज साहिबा की तरफ से भी कहा गया बलूचिस्तान में इस वक्त जो हो रहा है ये भी एक साजिश है उन पर दबाव डालने की। क्या आपके पीछे कोई है, किसी की हिदायत पर आपने ये तमाम तरह इक़दाम उठाए? हदायत हमने अपनी की, हमारे ऊपर की हुई ज्यादतियों के ऊपर हमने ये उठाया। हमें किसी की हदायत नहीं है। किसकी हदायत हो सकती है? सपोज क्या, जरा खुल के बात करें ना। उनका जो इशारा है वो तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही है। वो कहते हैं कि आप कुछ एस्टेब्लिशमेंट के करीब हो गए। नहीं, तो एस्टेब्लिशमेंट के करीब मैं हो गया हूँ या नहीं हूँ, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन मुझे ये बताओ एस्टेब्लिशमेंट को इससे फायदा क्या है? अब ये तो एस्टेब्लिशमेंट को तो कोई फायदा नहीं है। तो देखिए, अगर सेनेट के वोट्स हैं, लेट्स ओपन आवर हार्ट। अगर सेनेट का मसला है तो सेनेट में तो हमारे लिए ज्यादा आसान था कि हम सीक्रेट बैलेटिंग होती, ये सामने ना आते, हम इस तरह मीडिया में ये गोल गलापा ना होता, हम अपनी मर्जी के लोगों को वोट कर देते और सेनेट में अक्सरियत मुस्लिम लीग के अलावा खुदा ना खास्ता किसी और की हो जाती। तो दैट वाज मच इजियर फॉर अस। तो फिर नून लीग की जो सीनियर लीडरशिप है वो ऐसा क्यों सोच रही है कि ये बलूचिस्तान का जो इस वक्त पूरा मामला है, ये जो पूरी सूरत हाल है, ये सेनेट के इलेक्शन रोकने की एक साजिश है? वो लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं? तो देखिए, वो बड़े हैं, वो जो सोच रहे हैं उनसे पूछे कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। हमसे पूछेंगे तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएंगे। अच्छा, ये बताइएगा, खुर्रम दस्तगीर साहब कोयटा पहुंचे हैं, क्या उन्होंने आपसे कोई रब्ता किया या जो आपके हिमायत में जो लोग हैं उनसे उन्होंने कोई रब्ता किया अभी तक? क्योंकि मुलाकातें तो वहां पर वो कर रहे हैं। अच्छा, कोयटा पहुंच गए हैं? ये तो शाम से खबर चल रही है सरफराज बुक्टी साहब मीडिया पर। खुर्रम दस्तगीर साहब इस वक्त कोयटा में मौजूद हैं और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी कर रहे हैं वो। जब हमें ये नहीं मालूम कि वो पहुंच गए तो हमसे क्या रब्ता किया होगा? लेकिन सरफराज बुक्टी साहब, हम तो इस वक्त मनाजिर में भी दिखा रहे हैं, फुटेज में भी दिखा रहे हैं और मुख्तलिफ बुलेटिन में भी खबरें चलती हैं। मेरे कहने का ये मकसद है, उन्होंने हमसे रब्ता नहीं किया। अच्छा, नून लीग की किसी और रहनुमा ने, किसी और लीडरशिप में से किसी ने आपसे रब्ता किया अभी तक? जी, ऑन द वेरी फर्स्ट डे मेरे बड़े भाई इंतहाई काबिल एहतराम ख्वाजा साद रफीक साहब का मुझे मक्का से फोन आया था। 28 मिनट हमारी बात हुई थी, उसके बाद किसी का हमसे कोई रब्ता नहीं हुआ। अच्छा, किसी ने आपसे कोई रब्ता नहीं किया। लेकिन अब अगर इस लेवल पे कोई रब्ता आपसे करे, अगर खुर्रम दस्तगीर साहब भी आपसे रब्ता करें तो फिर ये बात मुज़ाकरात की टेबल पर हल हो सकती है? मेरा ख्याल हम नो रिटर्न पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं। अभी वापसी का दरवाजा बंद है। अच्छा, आपके जो बाकी आपकी हिमायत के 40 अफराद हैं, क्या उनमें से किसी से खुर्रम दस्तगीर साहब का या नून लीग की किसी और लीडरशिप का रब्ता हुआ है? नहीं जी, किसी का रब्ता नहीं हुआ। मुझे इन्फॉर्म नहीं किया किसी ने। हो सकता है किसी से इंडिपेंडेंटली रब्ता किया हो, तो मुझे किसी साथी ने नहीं बताया। अभी हम डिनर पे सब लोग इकट्ठे थे, हमें तो मुझे किसी ने नहीं बताया। अच्छा, सरफराज बुक्टी साहब, आप चूंकि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आप आ गए हैं और सनाउल्लाह ज़हरी साहब को अगर हटा दिया जाता है तो फिर उनकी जगह अगला वजीर आला कौन होगा? ये तो देखिए सारा ग्रुप डिसाइड करेगा। जिन दोस्तों ने हमें सपोर्ट किया सदम एतमाद से मशवरा करेंगे और मशावरत के बाद हम कैंडिडेट अपना लॉन्च करेंगे। अच्छा, ये जो पूरी तहरीक है इसको लीड कौन कर रहा है? आप ही लीड कर रहे हैं या कोई और लीड कर रहा है? देखिए, ये कोई इसमें लीड करने वाली बात नहीं है। इसमें तमाम साथी जो है वो इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और PMLN के साथी हैं, उसमें PMLQ के साथी हैं, जमीयत के हैं। अख्तर मैंगल साहब हमें सपोर्ट कर रहे हैं इसमें, BNP अवामी सपोर्ट कर रही है हमें, ANP अवामी नेशनल पार्टी हमें सपोर्ट कर रही है। ये सारे दोस्त मिलकर ये तहरीक चला रहे हैं। तो सरफराज बुक्टी साहब, जब ये तहरीक चलाई गई थी, ज़ाहिर है तो सनाउल्लाह ज़हरी साहब का रिप्लेसमेंट भी तो कोई सोचा गया होगा, कोई जहन में मौजूद होगा नाम, कोई एक दो नाम होंगे जिनमें से मुशावरत के बाद कोई एक नाम फाइनल किया जाएगा। वो नाम अगर आप हमसे शेयर करें। देखिए, अभी फिलहाल तो कोई इस पर डिस्कशन ही नहीं हुई, तो मेरा ख्याल है कि ये फजूल है बात करना इस स्टेज में। इनिशियल हमारा फोकस जो है वो ये है कि इस वज़ीर आला साहब को घर भेजना है, घर जाएं या लंदन जाएं, जहाँ उनकी। अच्छा, खुर्रम दस्तगीर साहब जब चूंकि वहीं पे मौजूद हैं, उनके आने के बाद ऐसा भी कहीं कोई इम्कान है कि जो आपके हिमायत के 40 अफराद हैं उनमें वो नंबर गेम में कोई फ़र्क आ जाए, कुछ कमी आ जाए और खुर्रम साहब अपनी तरफ करने लोगों को अपनी तरफ कायल करने में कामयाब हो जाएं? बड़े सीजन पॉलिटिशियन है खुर्रम साहब, अगर ऐसा कर लेते हैं तो ये मेरे लिए बड़ा हैरान कुन होगा। अच्छा, और अगर आज या कल वो आपसे रब्ता करते हैं तो आप उनको पॉजिटिव रिस्पांस देंगे? अगर वो आपको कायल करने की कोशिश करें
कि सनाउल्लाह ज़हरी साहब से भी बात होगी और उनको कहा जाएगा कि वो कोयटा को और दीगर जो शहर हैं उनको नज़रअंदाज ना करें, आपके रिजर्वेशन अगर वो दूर करने की बात करें तो फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखिए लेट्स सी, वो मुझे कायल करते हैं या मैं उनको करता हूँ। अच्छा, मुज़ाकरात अगर ना हो तो मुलाकात तो हो सकती है सरफराज भुट्टी साहब, मुलाकात से तो आप नहीं इनकारी होंगे? मुलाकातें सियासत में हमेशा होती हैं, हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। मुलाकात मेरी सनाउल्लाह ज़हरी साहब से भी हो सकती है, मुलाकात मेरी किसी से भी हो सकती है। हमारी मुलाकातों में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और हमारा एक मौक़िफ़ है, हम उस मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे नहीं हटें। अच्छा सरफराज भुट्टी साहब, अगर आप कामयाब हो जाते हैं इसमें, सनाउल्लाह ज़हरी साहब को हटा दिया जाता है और नई हुकूमत बनती है, तो नई हुकूमत कैसे बनाएंगे आप, क्या तरीक़ेकार होगा? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन उसमें बड़ा क्लियर है और कोई एक शख्स मेजॉरिटी लेके गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करेगा, वो असेंबली समन करेंगे और अगर किसी ने मुकाबला किया तो इलेक्शंस होंगे और नया कायदे अवान चुना जाएगा। लेकिन सरफराज भुट्टी साहब, अब तो इलेक्शन में वैसे ही बड़ा कम वक्त रह गया है, अगर ये सब आप ना भी करें तो 5 से 6 माह बाद तो वैसे ही इलेक्शन होने, उसके बाद अगले इलेक्शन में आप लोग वोट लेकर आएँ और अपना वजीर आला बना दें। तो क्यों ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमारा इस असेंबली में खत्म कर दिया कि 5 महीने रह गए तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकते, या असेंबलीज बंद हो गए? ये रूटीन का बिजनेस है, असेंबलीज का बिजनेस है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन हमें मना नहीं करता है, चाहे एक दिन रह गया भी आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। अच्छा ये बताएंगे, अभी आपकी अपनी जो पोजीशन है, आप अभी नून लीग में ही शामिल हैं, नून लीग का ही रहनुमा आपको कहा जाए? जी बिल्कुल, मैं नून लीग का हिस्सा हूँ और मैंने बड़े मुश्किल टाइम में, जब मियाँ साहब मुश्किल में थे, मैंने डेराबुक्टी जैसे इलाके में मियाँ साहब के लिए 2 बहुत बड़े जलसे किए। पूरे बलूचिस्तान में कोई नहीं कर सका मेरे साथ। मैं उनका अदना सा कारकुन हूँ और उनका कारकुन रहूंगा, यकीनन वो मेरी बात भी सुनेंगे। और डेमोक्रेसी है हमारी पार्टी में, कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं है, एंड नॉर आर लीडर्स आर मास्टर्स एंड नॉर वी आर स्लेव। तो सरफराज भुट्टी साहब, जैसे आपने कहा कि आप मियाँ साहब के एक अदना से कारकुन हैं, तो एक कारकुन के खिलाफ आ गया, चूंकि सनाउल्लाह ज़हरी साहब भी तो मियाँ साहब के ही कारकुन हैं, तो इसमें कौन सा अर्ज है? ऐसा होता है, दिस इज नॉट समथिंग न्यू, इसमें तो कोई अर्ज नहीं है। मैं भी उतना ही इम्पोर्टेंट हूँ उनके लिए जितना सनाउल्लाह ज़हरी साहब इम्पोर्टेंट है। तो ये इतना डेमोक्रेटिक राइट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सनाउल्लाह ज़हरी साहब के साथ ज्यादा लोग हुए तो वो बच जाएंगे और उसके बाद हमें जैसे अभी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रहे हैं वो उसके बाद भी बनाते रहें, और अगर हम कामयाब हो गए तो हम उनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ साहब से आपने राब्ता करने की कोशिश की इस सारे मामले पर, उनसे आपकी बराह रास्त गुफ्तगू हुई? नहीं जी, मेरी बराह रास्त गुफ्तगू उनसे कोई नहीं हुई और ना मैंने कोशिश की। अच्छा, तो लेकिन सरफराज साहब आपको कोशिश तो करनी चाहिए थी ना उन तक ये सारी चीज़ें पहुंचाने की, ताकि ऐसी नहज पर पहुंचने से पहले ही मामला हल हो जाते। देखिए मैंने कोशिश नहीं की, अब मुझे करना क्या चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था, दैट इज माय डिसीजन, और मैंने कोशिश ही नहीं की। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के अलावा भी आपने किसी सीनियर लीडरशिप में से रब्ता करने की कोशिश नहीं की, किसी सीनियर लीडर से तमाम बातें शेयर नहीं की? अब मेरे भाई देखें, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं, चाहे वो मेरी अपनी पार्टी है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद, क्योंकि मोहतरमा हमेशा कहती थी कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, उसके बाद उनका फोकस भी थोड़ा हटा है, बावजूद इसके कि जरदारी साहब का फोकस फिर भी रहा है बलूचिस्तान पे, लेकिन उनकी जो चॉइस थी उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। और किसी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक बलूचिस्तान में इन्वेस्ट ही नहीं किया। जब बलूचिस्तान में 14 सीटें होंगी तो वो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में बलूचिस्तान मैटर ही नहीं करता है। इसलिए मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को बलूचिस्तान की फिक्र कम होती है, बलूचिस्तान पे फोकस कम होता है। दिस इज क्वाइट नेचुरल। अगर आप क्या कहते हैं एमएनए पंजाब के 2 डिवीजन्स के ज्यादा हों और बलूचिस्तान के कम हो, तो आप उन 2 डिवीजन्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। अगर मैं भी किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी का हेड हूँ तो मेरा भी यही ज़ाहिर नेचुरल है ये, तो उनका फोकस ज्यादातर वहीं होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, पंजाब में, सिंध में, केपी में। बलूचिस्तान में न HR में किसी ने इन्वेस्ट किया है और बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड पॉलिटिक्स है। जो भी लोग हैं वो अपने, अभी फॉर एग्जांपल मुझे ये ऑनर मैं बता दूं कि मैं चाहे पीपल्स पार्टी में जाऊं, चाहे PTI में जाऊं, चाहे नवाज शरीफ साहब के साथ रहूं जो इंशाल्लाह मेरा रहने का इरादा है, तो मेरे वोट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं स्विच कर दूं भी कोई असर नहीं, मेरे अपने जाती मेरे फैमिली के वोट्स हैं जो मुझे मिलने हैं। तो बलूचिस्तान पूरे की ये हालत है, तो बलूचिस्तान को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जब तक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगी, यहाँ पर स्टूडेंट्स यूनियंस नहीं बनेंगे, यहाँ पर लेबर यूनियंस नहीं बनेंगे, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तहसील और यूनियन लेवल तक नहीं पहुंचेगा, तब तक यहाँ पे पार्टी स्ट्रेंथन नहीं होंगी। यहाँ पर इंडिविजुअल स्ट्रेंथन होंगे, इंडिविजुअल्स वीक होंगे।
अच्छा, तो सरफराज बुकटी साहब, वाज़ेह तौर पर आप ये कह रहे हैं कि नून लीग में ही रहने का आपका इरादा है, अगला इलेक्शन आप नून लीग के टिकट से लड़ेंगे? जी, जब तक मुझे पार्टी निकालेगी नहीं, मैं क्यों पार्टी को छोड़ूंगा। अच्छा, लेकिन सरफराज बुकटी साहब, अभी पार्टी बड़े मुश्किल हालात में है, पूरे मुल्क में इस वक्त पार्टी मुश्किल में घिरी हुई है, पनामा फैसला आ चुका है, मॉडल टाउन की रिपोर्ट भी अब सामने आ चुकी है, उसके हवाले से भी नून लीग को मुश्किलात का सामना है। तो आप भी पार्टी में रहते हुए ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है, ये बहरहाल पार्टी को तो नुकसान पहुंचा रही है ना? देखिए, मैं नहीं समझता कि पार्टी को कोई नुकसान पहुंचा रही है। मैं समझता हूँ कि इससे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो रही है। अकाउंटेबिलिटी जब असेंबली के अंदर होती है किसी शख्स की, तो इससे बढ़कर क्या अकाउंटेबिलिटी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। तो डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं। और पार्टी जब मुश्किल में थी, मैंने आपको बताया कि मियाँ साहब जब वजीर आजम थे, तब मैंने एक बहुत बड़ा जलसा किया उनके लिए। और फिर जब वो वजीर आजम से उतर गए, मैं शाहिद खान अब्बासी साहब जब तशरीफ लाए मेरा मुफ्ती, वहां पर मैंने उनके लिए बहुत अजीमशान जलसा कराया। तो मैं पार्टी के साथ, मेरा कोई वो नहीं है कि खुदा ना करता मैं पार्टी के अगेंस्ट हूँ। मैं एक आदमी के अगेंस्ट हूँ कि उसकी ज्यादतियों की वजह से हम उसको नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, तो इस पर क्या हर्ज है। तो सरफराज बुकटी साहब, ये ज्यादतियाँ और ये गैर जिम्मेदारी कब से इसका आगाज़ हुआ था? क्या जब से इलेक्शन के बाद हुकूमत बनी थी उसके बाद से फौरी तौर पर आगाज़ हो गया था, या पिछले 1-1.5 साल में आपने इसको पहला महसूस किया? पहली ज्यादती तो ये हुई कि बलूचिस्तान के लोगों ने मैंडेट दिया था फेडरेशन पे बिलीव करने वाले लोगों को, मुस्लिम लीग को दिया था। मुस्लिम लीग के 21 मेंबर्स थे और काफ लीग को मिला के 26 मेंबर्स थे। तो उसके बावजूद उन्होंने एक नेशनलिस्ट पार्टी को हुकूमत दे दी हमारी पार्टी ने। मैं समझता हूँ कि वो एक ठीक फैसला नहीं था। बलूचिस्तान के फिर डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? फिर ऐसा ही था तो मरकज में हुकूमत ANP को दे दी जाती, सिंध में कोई पीपल्स पार्टी के बजाय कोई लोकल जो उनकी कोई पार्टी है जो कौम परस्ती के नाम पर सियासत करते हैं उनको दे दी जाती, क्योंकि उससे शायद हालात ठीक हो जाती। बिल्कुल ऐसा नहीं था। लेकिन सरफराज बुकटी साहब, ये डिसीजन तो जाहिर है कि जो पार्टी की टॉप लीडरशिप होती है तो वहां से आता है ना, इसमें तो वो जिम्मेदार है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ज्यादती तो थी, लेकिन हमने उसको कबूल किया। पार्टी का डिसिप्लिन था, हमने उसको कबूल किया। तो उसके बाद जब ये वज़ीर आला साहब मुंतखब हुए भी, हमसे पार्लिमानी पार्टी से किसी ने कोई मुशावरत नहीं, ये एक लम्हे की मुशावरत नहीं कि किसको पार्टी का सरबराह बनाना है, किसको पार्लिमानी लीडर बनाना है, किसको वज़ीर आला बनाना है। हमने उसको भी फैसले को कबूल कर दिया। और फिर जब गवर्नेंस का ये आलम हो कि 76% बंदा अपने टेन्योर में बाहर रहे और 24% यहाँ पे रहे, तो फिर आप मुझे बताएं 4-4 महीने एक समरी की एज हो। सरफराज साहब, बाहर कहाँ रहते थे? सूबे से बाहर या मुल्क से बाहर? तो अब ये तो उनसे थे। मैंने जो अपना कैलकुलेशन की है आज बैठ के, उसमें जो मुझे अंदाजा, वो जो मैंने सारी उनकी ट्रेवलिंग देख ली और डेट वाइज देख ली, तो उससे मुझे ये पता चला कि 76% एक्यूरेट फिगर्स बता रहा हूँ मैं आपको कि वो सूबे से बाहर रहे। अब वो दुबई है, लंदन है, इस्लामाबाद है, कराची है, वो तो उनसे पूछ रहे हैं। वैसे तो वो ज्यादातर कराची और दुबई में होते थे। अच्छा, यानी आप वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि जो सेनेट इलेक्शंस हैं वो रुकवाना आपका मकसद नहीं है, सिर्फ इन हाउस तब्दीली आप लाना चाहते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, तो मियाँ साहब और मरियम नवाज साहिबा जो अब वो तो ज़ाहिर है ये इल्ज़ाम आप पर लगाते हैं ना कि ये साजिश हो रही है उनको मज़ीद मुश्किलात में घेरने की, तो उनको आप क्या जवाब देंगे? वो मेरे लीडर हैं, मेरा 4.5 लीटर खून है, उनको वो चाहिए वो भी ले दें। तो उनका वो कह रहे हैं तो ठीक है, तस्लीम सर खम। लेकिन सरफराज साहब, आप उन्हें लीडर भी कह रहे हैं, तो अपने लीडर को क्या आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहिए था ये तहरीक लाने से पहले? जी मुझे लाना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं लाया। तो अब मुझे क्या फांसी दे दी जाए? डेमोक्रेसी आपकी ये कहती है कि मुझे उल्टा लटका दें। ठीक है, मैं डेमोक्रेटिक आदमी हूँ, मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज की है, तो उसमें क्या हर्ज है? मुझे समझ नहीं आती कि उसमें हर्ज क्या है कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक डेमोक्रेटिक राइट कोई एक्सरसाइज करता है। तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ना मेरे लीडर्स मास्टर्स हैं, ना मैं स्लेव हूँ। तो ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में मुझे इसकी आजादी होनी चाहिए। अच्छा, आप खुद भी ये एतराफ़ कर रहे हैं, आप खुद भी ये कह रहे हैं कि आपको ज़ाहिर बताना चाहिए था कि अब आज कल परसों आप रब्ता करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब से और उनसे ये तमाम बातें उनको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करेंगे? अब तो भाई मैं एक कबायली आदमी हूँ, मैं जो अल्फाज मेरे मुंह से निकल चुके हैं मैं उससे पीछे नहीं हट सकता। ये मजबूरी मियां साहब भी मेरी समझेंगे, मरियम बीबी से तो खैर हमारा कभी मुलाकात। कबायली आदमी तो आप हैं, लेकिन साथ ही साथ आप एक सियासतदान भी तो है ना। पाकिस्तान की सियासत में तो हर चीज़ मुमकिन हो जाती है। जी, पाकिस्तान की सियासत में जो लोग मुमकिन करते हैं वो उन्हीं से पूछे। मेरे लिए सियासत जो है वो एक मैन ऑफ वर्ड्स होना चाहिए बंदे को, तो मैं अपने अल्फाज से पीछे नहीं हट सकता हूँ। और अगर पार्टी लीडरशिप आपको ये हुक्म दे, ऑर्डर दे कि आपको अपने अल्फाज से पीछे हटना है, अपने अमल से पीछे हटना है, तो फिर आपका क्या रद्द अमल होगा? मेरी पार्टी डिक्टेटरशिप नहीं है, मेरी पार्टी में डेमोक्रेसी है, वो मुझे इस तरह का हुक्म दे नहीं सकते, और अगर दे भी दें तो उनको फिर मुझे पार्टी से निकालना। लेकिन सरफराज साहब, वो तो आप पे साजिश का इल्जाम लगा रहे हैं कि कोई साजिश हो रही है सेनेट इलेक्शन रोकने की।
मैंने आपसे कहा, वो मुझे कहेंगे नहीं। अगर उन्होंने कहा तो मुझे पार्टी से निकालना पड़ेगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और पार्टी भी आप खुद नहीं छोड़ेंगे? जो पार्टी खुद क्यों छोड़ूंगा, मैं पार्टी का हिस्सा हूँ। ठीक है सरफराज बुगटी साहब, बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब गुफ्ते, और वो कह रहे थे पार्टी भी वो नहीं छोड़ेंगे और लीडरशिप का वो एहतराम ज़रूर करते हैं, लेकिन उनकी जो पायद साहब सीनियर तज्जिया का हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बलूचिस्तान के मामला पर गुफ्तगू कर लेते हैं कि उनका तज्जिया और उनका तबसरा इस बारे में क्या कहता है। सलीम शाही साहब बताइएगा, इस वक्त तहरीक अदम एतमाद के क्या मकासद हो सकते हैं? इन हाउस तब्दीली लाना मकसद है या हुकूमत तब्दील होने जा रही है? आपको क्या लग रहा है, आपका क्या तज्जिया है इस पर? देखिए, बात यह है कि जो इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त ये इसको आप अगर मुंसलिक करेंगे जो इस्लामाबाद में मुल्क में जो और सूरत हाल है उससे, तो आपको ये बात नज़र आएगी कि जो सेनेट के इंतख़ाबात होने हैं मार्च में, वो उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं कि शायद उसको पोस्टपोन करने के लिए, क्योंकि देखें अगर इलेक्शन होते हैं यही असम्बलियाँ जो है वो पंजाब में, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो उसकी मेजॉरिटी है, फिर यहाँ पर भी उनके काफ़ी सारे मतलब 21-22 लोग हैं, फिर उनके अलाइज भी हैं, उनके साथ मिलकर जो है वो सेनेट की ज़्यादा सीटें जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो जिससे सेनेट में जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है उसकी जो है वो अक्सरियत हो जाएगी। क्योंकि अब देखें ये 4.5 साल गुजरे हैं, तो वो उनकी जो है वो अक़लियत में थे, मतलब वो पीपल्स पार्टी जो है वो अक्सरियत में थी सेनेट में, जिसकी वजह से आपने देखा कि बहुत सारे बिल थे। अभी जैसे इस वक्त अभी कुछ दिन पहले जो है ये हदबंदियों के हवाले से इंतखाबी हल्के जो है उनकी हदबंदी के हवाले से जो बिल था पास हो गया, लेकिन वो सेनेट में जो है उसको रोक लिया गया था, और फिर क्योंकि उनकी मेजॉरिटी नहीं थी। तो इस वक्त जो सारी सिनेरियो है पूरा, उसमें जो जिस तरह नवाज शरीफ साहब जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, उसके बाद आप देख रहे हैं कि मुल्क में एक सियासी बहरान ज़रूर पैदा हुआ है, और वो भी अपने जलसे जुलूस कर रहे हैं, इंतख़ाबात की तैयारी कर रहे हैं। असल बात यह है कि वो जो नवाब सनाउल्लाह ज़हरी हैं वो शायद असम्बली ना तोड़ें या जो है कोई उसमें रेजिस्ट करें उसको, शायद इसीलिए लोगों का ख्याल है कि शायद इसलिए उनको जो है उनके खिलाफ नो ट्रस्ट मोशन जो है वो पेश की गई है। सलीम शाह साहब, क्या जो तहरीक पेश करने वालों को मतलूबा नंबर हासिल हैं या मतलूबा तादाद है? देखिए, बात ये है कि दोनों तरफ से जो है ना वो दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है अभी आप देखें कि उसमें पश्तूनख्वा लिविंग पार्टी है और नेशनल पार्टी जो है वो इंटैक्ट हैं, वो वज़ीर आला के साथ खड़े हैं। और फिर देखें कि जो वज़ीर आला हैं, अब मसला ये है कि असल चीज़ है कि जो मेजॉरिटी होगी वो तो आपको उसी दिन पता चलेगा कि जब आप नो ट्रस्ट मोशन जो है ना असम्बली के फ्लोर पर पेश होगी, तब आपको पता चलेगा कि किसके साथ कितने लोग हैं। लेकिन जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, अभी मैं नहीं कह सकता कि जो पोजीशन जिन्होंने जो नो ट्रस्ट मोशन जो मूव की है वो जैसे कह रहे हैं कि 40 लोग उनके साथ हैं, तो अब अभी तक जो लोग को जो इस्तीफ़े वगैरह भी हुए हैं, मुस्लिम लीग के लोग भी हैं, उन्होंने जो इस्तीफ़े दिए हैं, तो उससे तो अभी तक जो तादाद है वो 30 से कम नज़र आ रही है। लेकिन उनका दावा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जब वक्त आएगा तो उस वक्त हमारा साथ देंगे। और दूसरी तरफ जो है वो जो नेशनल पार्टी है और पश्तूनख्वा लिविंग पार्टी, और फिर जो नवाब साहब के साथ जो लोग हैं, जो उनकी पार्टी के लोग हैं, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास भी रिक्वायर्ड मेजॉरिटी है ताकि उसको नाकाम बनाया जा सके। तो सलीम साहब, ये तहरीक जमा कराने के बाद कायमा कमेटी को आई और नून लीग ने इब्तिदा में इसको संजीदगी से क्यों नहीं लिया? इतना गैर संजीदा रवैया क्यों था नून लीग का? देखिए, इसका तो ख़ुद नवाब सनाउल्लाह ज़हरी जो वो बेहतर जवाब दे सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहाँ से वाकई आपकी बात दुरुस्त है कि कोई फौरी तौर पे संजीदगी नहीं दिखाई देगी। लेकिन 2 जनवरी को जो है वो नो ट्रस्ट मोशन मूव की गई है और आज 7 तारीख है। अब 2 दिन के बाद जो है वो असम्बली में असम्बली 9 जनवरी को इजलास होगा जिसमें इसको टेबल किया जाएगा। तो इस दौरान जो है वो एक कमेटी बनाई गई थी
3 रुकनी कमेटी थी जिसमें राजा ज़फ़रुल्लाह थे और ख्वाजा साद रफ़ीक और डॉक्टर एहसन इकबाल थे, लेकिन वो नहीं आए। मैंने जो मेरी इत्तलात हैं मैंने सुना है कि कल उन्होंने कोयटा में एक बहुत सीनियर उनके जो लीडर हैं पार्टी के, उनसे उन्होंने बात की थी राजा ज़फ़रुल्लाह ने, तो उन्होंने उनको बताया कि देखें यहाँ जो सूरत हाल है वो कोई अच्छी नहीं है, तो आप आखिर किससे मिलने आएंगे यहाँ पर, इसलिए कि जो MPs हैं, जो पार्टी के MPs हैं वो कांटेक्ट में नहीं आ रहे, और दूसरे लोगों से जो पहले ही पार्टी को छोड़ चुके हैं या जिन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं वो भी जो है उनके टेलीफोन भी बंद हैं, तो इसलिए वो नहीं आए। लेकिन आज आपने देखा था कि इससे पहले रियासत खान बजिंजो यहाँ थे, और क्योंकि उनकी पार्टी नेशनल पार्टी जो है उसने तो पहले ही ऐलान किया कि हम जो है वो नो ट्रस्ट मोशन में नवाब साहब का साथ देंगे। इसी तरह पश्तूनख्वा जो है उसने भी इसका ऐलान किया कि हम नवाब साहब का साथ देंगे। लेकिन आपने देखा कि आज जो है कल एक मिनिस्टर आए थे अब्दुल कादिर बलोच जो हैं वो कल पहुंच गए थे, सैफरान के मिनिस्टर जो हैं। आज जो है खुर्रम दस्तगीर आए थे, और लेकिन उन्होंने सरदार याकूब खान नासिर जो है वो जो अपनी बहन की वफ़ात पे ताज़ियत ले रहे, तो वो उनके घर गए थे, ताज़ियत की उन्होंने। और जब आपसे पूछा उन्होंने, जो जर्नलिस्ट वहाँ थे, तो उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत बचाने नहीं बल्कि मैं ताज़ियत करने के लिए आया हूँ। और जाम कमाल भी कोयटा पहुँचे हैं, तो अब आ रहे हैं, लेकिन जो कमेटी है वो नहीं आई है। लेकिन इसीलिए शायद नवाब सनाउल्लाह ज़हरी जो है उन्होंने नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया और उनसे कहा कि जो है वो इस सिलसिले में उनके साथ ताउन करें और मदद करें। देखें मसला ये है कि जो इस वक्त जो सबसे अहम रोल है वो JUI का है, और JUIF जो है वो इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो जिसका भी साथ देगी वो कामयाब होगा। और क्योंकि यहाँ बलूचिस्तान में जो है JUI वो अपोजिशन में है, और जो मौलाना वासे हैं वो अपोजिशन लीडर हैं, उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो भी सिग्नेटरीज हैं नो ट्रस्ट मोशन के। तो अब सारी गेम जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के हाथ में भी है कि वो किस तरह, जो अभी तक सुनने में आया जो वज़ीर आज़म है उन्होंने मुलाकात की थी उनसे। ठीक है सलीम शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के। शाहिद साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट उठाया कि अब सबसे अहम रोल जमीयत उलमा इस्लाम का है। सलीम शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर। PTI की नुमाइंदगी करेंगे और अगला लायमन जो है वो सुबह इसके ऊपर तय किया जाएगा। डॉक्टर तारिल कादरी जो है उन्होंने पिछली दफ़ा ये कमेटी जो है बनाई थी, और अब इसके ऊपर जो फाइनल फैसला है वो करने का वक्त आ गया है। तो कल अब देखते हैं, सारी पार्टीज बैठेंगी, और हमने तहरीक ये तो तय कर लिया है कि तहरीक चलेगी, लेकिन उसका मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, तरीका क्या है, तरीकाकार क्या होगा, उसमें धरना दिया जाएगा, जलसे किए जाएंगे, ये बातें अब फिर कल बाकी तमाम पार्टीज की मुशावरत से तय होंगी। अच्छा, अगर कोई धरना होता है एक बार फिर, चूंकि माजी में भी काफ़ी धरने हो चुके हैं, तो इस बार वो मुश्तरका धरना होगा या पहले की तरह अलग अलग ही धरना दिया जाएगा? देखिए ये अभी कल ही फिर डॉक्टर कादरी साहब के ऊपर चूँकि हमने छोड़ा हुआ है और हम अपना आला तरीन सतही जो वफद है वो भेज रहे हैं, तो ये फिर फैसला मुनासिब होगा कि कल ही और उस फोरम से आए, बजाय इसके कि हम अपनी तजावीज़ आपके सामने अभी बताएं। अच्छा फवाद साहब, क्या ऐसा भी कोई इम्कान है कि कल होने वाले इजलास में डेडलाइन में कोई तौसी कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, कोई 7 दिन 10 दिन का वक्त और दे दिया जाए? मेरा ख्याल है कि पहले भी हमारा मौक़िफ़ तो ये था कि 7 दिन की डेडलाइन बड़ी ज़्यादा है। अब लेकिन इसके बावजूद ये जो तमाम फैसले हैं ये इसके लिए इत्तफ़ाक़ राय होना ज़रूरी है। जिस बात के ऊपर भी इत्तफ़ाक़ राय होगा वही आगे की हिकमत अमली होगी। अच्छा, इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो गुज़िश्ता हफ्ते हुई थी, कल की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास पे मरियम नवाज़ साहिबा ने एक कमेंट किया। उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के खिलाफ ये सब मिल बैठे हैं जो एक दूसरे के चेहरे देखने के रवादार नहीं थे। ज़ाहिर है वो खान साहब और जरदारी साहब की जानिब इशारा कर रही हैं। देखिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा अगर चाहती थी कि ऐसा ना हो तो फिर उनको अपने चचा को कहना चाहिए था कि वो लोगों को कत्ल ना करवाते। अगर आप लोगों को कत्ल करवाएं और उसके बाद ये कहे कि वहाँ पे लोग जो है वो इकट्ठे ना हों, तो ये तो उनकी जो तवक्को है ये दुरुस्त नहीं है। जहाँ पर भी कत्लेआम होगा वहाँ पर लोगों का खड़ा होना एक कुदरती अमल है, और ये जो APC हुई है और ये जो भी तहरीक चल रही है ये एक इंसानी मसले के ऊपर है, किसी सियासी मसले के ऊपर नहीं। अच्छा, ये स्टीयरिंग कमेटी में 18 अरकान हैं, मुख्तलिफ जमातों से इनका ताल्लुक है। आपको लगता है कि किसी एक नुक्ते पर ये मुत्तफिक हो जाएंगे? देखिए एक नुक्ते के ऊपर तो वो मुत्तफिक हो चुके हैं, और वो नुक्ता है कि किसास का
होगा और जो लोग वहाँ पे शहीद किए गए हैं उनसे उनका इंसाफ लिया जाएगा, उनके ऊपर जो है जो मुकदमात हैं वो उनके असल मुजरमों को पकड़ा जाएगा। ये इत्तेफाक तो पहले हो चुका है, अब सिर्फ हिकमत अमली तय करनी है कि इन लोगों से इस्तीफे लेने की हिकमत अमली क्या होगी। अब बाकी जो बुनियादी बात है उसके ऊपर तो पहले ही इत्तेफाक राय मौजूद है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आज आपकी एक पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई है जिसमें आपने कहा कि खान साहब बुशरा मानेका साहिबा से पूछ कर सियासी फैसले करते थे। अब भी आप उस बात पर कायम है चूँकि अब तो आप तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं? मेरी वीडियो क्या हुई है? आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें आपने कहा कि इमरान खान साहब बुशरा मानेका से पूछ कर सियासी फैसले किया करते थे और वो बड़ी पहुंची हुई खातून है। मैंने नहीं देखी वो वीडियो, देखनी पड़ेगी फिर बता सकता हूँ। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए। फवाद चौधरी साहब गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ऐसी किसी वीडियो का इल्म नहीं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, और कल के इजलास के हवाले से उन्होंने कहा कि कल के इजलास में ही आगे का लाहेअमल तय किया जाएगा और उसके बाद ही एक वाज़ेह तस्वीर सामने आ सकेगी। प्रोग्राम में गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।